नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि हर संडे हम लोगों का सिलसिला चल रहा है, शानदार सवालों की जानदार अप्रोच का ये शो संडे के हिसाब से आज ये 114 नंबर जो मॉक हुआ, बेहतर आप लोगों ने दिया। हर संडे हम लोग एक अच्छा टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं और आप सभी लोग मिलकर एक अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, राइट। तो उसके साथ ही सिलसिला जैसे कि हर संडे हम लोग करते आए हैं, तो आज भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस आप देखिए। क्या आपने वैसे ही लगाया या किसी और तरीके से लगाना था, जो भी बेहतर हो सकता है हम आप मिलके उसको सीखते हैं। और पेपर आप लोगों के पास होगा ही इस संडे का। आगे बढ़ते हैं, पेपर को देखते हैं, जरा समझते हैं। पेपर में कुछ क्वेश्चंस स्टार्टिंग में आपको दिए गए थे। आज का पेपर जो था वो एक इजी शिफ्ट को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। देखो, कभी भी पेपर बेटा जब भी बैंकिंग का होता है तो इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट 3 शिफ्ट चलती है ना। आप भी यही कहते हो कि सर पेपर मेरे डिफिकल्ट शिफ्ट में आया था, इजी शिफ्ट में आया था। तो इजी शिफ्ट में, मॉडरेट शिफ्ट में या डिफिकल्ट शिफ्ट में पेपर आने का बस मतलब यही होता है कि जो 3 सेक्शंस होते हैं उसमें एक तो बाउंस करेगा। ये तो मैं आपको हमेशा से बताते रहा हूँ कि एक तो हमेशा बाउंस करता है। अब जो वो बाउंस करता है वही हम लोगों को लेके नॉर्मलाइजेशन के लिए चीजों को बराबर करता है ना। तो आज का जो मैथ्स का सेक्शन था वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा इजी था, बहुत इजी था। लास्ट संडे का पेपर थोड़ा टफ था, इस संडे का पेपर हमने थोड़े इजी बनाए थे। बट आप लोगों ने क्या किया क्या नहीं वो तो आपको कल रिजल्ट मिलेगा। आप देखिएगा, जिसमें स्टार्टिंग के 1 से लेके 10 क्वेश्चन ये जो आपको दिख रहे हैं मॉक पेपर में, ये ये पूरे के पूरे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस थे। और इनको हम कभी नहीं बताते हैं, हर बार एक ही बात बताते हैं कि सिंप्लीफिकेशन बेटा सबका अपना पार्ट होता है। कोई बड़े पहाड़े से काटेगा तो जल्दी काट देगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो विदाउट यूज पेन, पेपर, पेंसिल भी हैं। अब वो आपने कैसे किया थोड़ा सही करिएगा। अगर आपको सिंप्लीफिकेशन में भी टाइम लग रहा है तो मेरी राय मानिए, थोड़े से स्क्वायर, क्यूब, टेबल इनकी प्रैक्टिस करिए, चीजें आसान होंगी, राइट। इसके बाद आपके पास इस पेपर में जो नंबर सीरीज के क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके हैंड राइटिंग पैटर्न आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। हर बार मैं यही बात बताता हूँ आपको कि नंबर सीरीज आप टेलीग्राम चैनल से मंडे को अपलोड कर दिया जाता है। इनके पैटर्न को आप उठाएं और एक कॉपी पे प्रॉपर तरीके से लिखें। इवन बैंकिंग क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, उसमें आपको रीजनिंग के हैंड राइटिंग सोल्यूशंस और नंबर सीरीज के जो पैटर्न वो आपको बता दिए जाते हैं, वहां से क्लियर कर लेते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आता है अर्थमेटिक का सेक्शन था। तो अर्थमेटिक में देखिए, क्वेश्चन तो बड़े ही आसान आसान लगाए गए थे, पर ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। आपने जो भी किया, आगे अगर कोई गलती हुई है तो आप आगे से वो गलती नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। सबके पास पेपर होगा, आप अपने पेपर से इस वीडियो सोल्यूशन को बार बार प्ले करके अच्छे से समझ के देखेंगे तो आपको बेहतर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन में लिखा था कि रेशियो बिटवीन द लेंथ ऑफ ट्रेन ए एंड ट्रेन बी। दो ट्रेन है, दोनों ट्रेन की लेंथ दे रखी है, तो आप लिख लीजिए ट्रेन ए की जो लेंथ हो जाएगी, अगर रेशियो में दिया है तो एक को लिख लीजिए 3x, दूसरे को लिख लीजिए 5x। आराम से, है ना, सोल्यूशन कर रहे हैं सीखने के लिए। खुद से उड़ाना हो बेटा तो कुछ भी नहीं लिखना होता, इतनी चीजें लिखनी थोड़ी है, तुरंत उड़ा दो, खत्म हो जाएगा। 3x और 5x। कह रहा है स्पीड ऑफ ट्रेन ई 72 किलोमीटर, स्पीड ऑफ ट्रेन बी 54। दोनों ट्रेन की स्पीड गिवन है। दे आर रनिंग अपोजिट टू ईच अदर। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड जोड़ देते हैं, ट्रेन की लेंथ भी जोड़ देते हैं। ट्रेन ए क्रॉस टू बी इन 16 मिनट, ए बी को क्रॉस करती है 16 सेकेंड में, तो फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन। मैंने आपको बता रखा है कि जब भी ट्रेन ट्रेन को क्रॉस करती है, अब आपको याद है या नहीं मुझे नहीं पता, जब भी हमने आपको बताया कि जब भी ट्रेन ट्रेन को क्रॉस करती है तो डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो रिलेटिव स्पीड को आपस में जोड़ देना इज इक्वल टू, चाहे वो सेम डायरेक्शन में क्रॉस करे या अपोजिट डायरेक्शन में, ऑलवेज ऊपर हम लोग दोनों की लेंथ का सम ही रखते हैं, डायरेक्शन कोई सी भी हो, और नीचे एक दूसरे को क्रॉस करने में जितना टाइम लगता है वो, राइट। तो आपको बताना क्या है, ट्रेन बी की लंबाई बतानी है। बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना है। अगर मुझे ट्रेन बी की लंबाई बतानी है तो दोनों की स्पीड आपके पास गिवन है 74 और 54, आप कर लीजिए 126 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई बाई 5/18 मीटर पर सेकेंड। स्पीड हो गई स्पीड। स्पीड को आपने चेंज कर लिया मीटर पर सेकेंड में। दोनों लेंथ की आपको ट्रेन की लेंथ रखनी है,
ट्रेन ए और ट्रेन बी की लेंथ जो आपके पास गिवन है ये 3 और 5 मिलके 8x हो जाएंगे और टाइम दे रखा है 16 सेकंड। बस ये इससे कट गया कितनी बार में, 7 बार में कट गया। 7 बचे 35, ये मल्टीप्लाई करोगे 35 इंटू 16, यही बनेगा। दिस इज इक्वल टू 8x। सही, 8 से इसको काट लो 2 टाइम, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 70। अब अगर x की वैल्यू बेटा 70 आ गई, ट्रेन बी की लेंथ आपसे पूछा है, तो कोई भी बहुत बड़ा टास्क नहीं। आपको दिख रहा है दिस इज 5x, और अगर ये 5x है तो 7 5 जा 35, 350 मल्टीप्लाई कर दो 350। बस अब इतनी चीजें हमने आपको सोल्यूशन में बताया। एग्जाम दे रहे हैं आप, पेपर दे रहे हैं, मॉक दे रहे हैं, घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतनी पिक्चर नहीं तैयार करते हैं। ये जितनी ऊपर की चीजें आपको ये लिखी हुई दिख रही है सब मन में होना चाहिए। डेटा उठाइए, रखिए, काट के सीधा बाहर करिए। हार्डली 30 सेकेंड, मैक्सिमम 30 सेकेंड में इस क्वेश्चन को किया जा सकता था। 30 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगता, कोई कितना भी धीरे लगाए तो भी, है ना। चल नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो एक बार। अगला क्वेश्चन आपके पास मेंसुरेशन से था, ये भी आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो मेंसुरेशन से पैरामीटर ऑफ सर्कल, आपको पता है पैरामीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? सर्कल का जो पैरामीटर होता है वो बेटा होता है 2πr। ठीक, पैरामीटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 28 का रेडियस है, इस 32 मोर देन द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड लिख लो, या आप साइड को ए मान लो। कह रहा है इससे ये 32 ज्यादा है। अगर ये वाला वैल्यू आपकी 32 ज्यादा है, आप दोनों को बराबर करना चाहते हैं, तो या तो इसमें 32 माइनस कर दिया, तो इसमें 32 जोड़ दीजिए। अगर मैं इसको बराबर करना चाहता हूं तो मैं कोशिश करूंगा, मेरा मन किया सर हम इसमें 32 जोड़ दें ताकि हमारे लिए कोई दिक्कत ना हो। इसको हमने मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया, राइट। सब कुछ आपके पास अवेलेबल है, आर की वैल्यू भी दिया है। तो पाई की वैल्यू तो मुझे लगता है अगर आप बचपन में स्कूल गए होंगे तो आपको बताया गया होगा कि पाई की वैल्यू बेटा 22/7 होती है। आर की वैल्यू 28 आपके पास गिवन है। 4 इंटू साइड को ए मान लो प्लस 32 कर, बस इतनी सी बात। आपने इसको काटा 4 बार, 44 इंटू 4 इधर बच रहा है आपके पास, 4 इंटू ए ये बच रहा है, प्लस 32 बच जा रहा है। मल्टीप्लाई करेंगे 16 और 16 और 4 चौके 16 और 1 17, 176। उधर से 32 लाके यहाँ माइनस कर दो, बचेगा क्या आपके पास 4 और 4, 144 बराबर 4a। तो a की वैल्यू बड़े आराम से 4 3 12, 4 6 24, 36, यानी स्क्वायर की एक साइड आ गई 36। अब उसने आपसे क्वेश्चन में ये पूछा था कि बताइए फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का जो एरिया होता है ये भी आप बचपन से सीख रखे हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर, और साइड आपके पास 36 है। अगर 36 का स्क्वायर याद हो तो 36 इंटू 36, कुछ भी नहीं करना था, कुछ नहीं लिखना था, 1926, राइट, 1926। मेंसुरेशन के जो क्वेश्चंस बैंकिंग में आते हैं वो 2D फेस पर आते हैं। बात समझ रहे हैं, सिलेबस ही 2D है, 3D नहीं, 3 डायमेंशन नहीं। बट जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में हर बार एक क्वेश्चन उठाता ही उठाता है, लेकिन जो आएगा वो फॉर्मूला बेस्ड आएगा, बिल्कुल फॉर्मूले पे होगा। फॉर्मूले पे कमांड होगी, आराम से बना लेंगे। अगर लगे नहीं फॉर्मूला भूल रहा है, साइड होता है, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, छोड़ दो, आगे बढ़ो ना। बहुत सारे सवाल होते हैं, पेपर कैसा भी है क्वेश्चन आपके पास पर्याप्त है। इतने जितना आपको करना है और क्रैक करना है एग्जाम, उस हिसाब से क्वेश्चन हमेशा सफिशियंट आते हैं, राइट। चल अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है बोट एंड स्ट्रीम का। ठीक है, हर बार मैंने बहुत बार समझाया कि कुछ चैप्टर ऐसे हैं जहां से क्वेश्चंस बनने ही बनने। बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन दिया है, कह रहा है एक नाव अप स्ट्रीम डायरेक्शन में 5 किलोमीटर 30 मिनट में जाती है। अगर 5 किलोमीटर 30 में जाती है तो यानी उसका मतलब कि अप स्ट्रीम की जो स्पीड हुई, अप स्ट्रीम की जो स्पीड हुई, कोई 5 किलोमीटर 30 मिनट में जा रहा है, यानी उसकी स्पीड होगी 10 किलोमीटर प्रति घंटे। ओरली लगाइए, ओरली लगाइए, थोड़ा दिमाग पे लोड डालिए। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, करंट की स्पीड, करंट की स्पीड बेटा 1.5 किलोमीटर पर आवर। अगर करंट की स्पीड 1.5 किलोमीटर पर आवर है
तो मैं जानना चाहता हूं जितने दर्शक हमें देख रहे हैं, जरा मन मन में सोचिए कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी। डाउन स्ट्रीम की स्पीड होती क्या है, x माइनस वाई बाई टू, राइट। जैसे ही 1.2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 होके 10 जाके उधर कितना बना देगा, 13, 13 ओरली किया जाता है, तब समय बचता है और शानदार अप्रोच काम करती है। फिर कह रहा है कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर बाई बोट व्हेन बोट टेक 46 आवर टू ट्रेवल बी टू ए देन रिटर्न बी। अब जरा समझना ये लॉजिक, ये कुछ है नहीं, बस बात को घुमा दिया। एक नाव है जो कि बी से ए जाती है, मैं अगर इसको कहूं ये बी है और ये ए, पहले बी से ए जाती है, लिखा है देन रिटर्न टू बी, फिर बी से बी आती है। तो आपने देखा कि आने जाने में आपको दिख रहा है बी से ए और ए से बी आने जाने में डिस्टेंस आपको कांस्टेंट दिख रही है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो मैंने आपको कई बार एक बेहतरीन अप्रोच बता रखी है कि कभी भी बेटा अगर पॉइंट पे पहुंचने का जिक्र ना हो, बताया था अगर आपको याद आ रहा हो, पॉइंट पे पहुंचने का जिक्र ना हो कि बी से चलकर ए पर कब पहुंची, लेट पहुंची, समय से पहुंची, कब पहुंची, इससे कोई मतलब नहीं। बी से ए से चलकर बी पे कब पहुंची, लेट पहुंची, समय से पहुंची, कोई मतलब नहीं। तो हमेशा इन सवालों को आप एवरेज स्पीड से लगाइएगा। 2xy अपॉन x प्लस वाई, दिस इज टोटल स्पीड ऑन बोथ जर्नी, है ना, इधर की भी इधर की भी। और इसके साथ अगर आपने टोटल टाइम रखा, बिकॉज क्वेश्चन में आने जाने का पूरा समय मिलाकर, इधर से इधर तक का समय मिलाकर 46 आवर्स दे रखा है, तो आपके पास पूरी की पूरी टोटल डिस्टेंस ही ये निकल कर आती है। अगर इसमें कभी आपको एक साइड से डिस्टेंस निकालनी हो तो मैंने कहा है कि कभी भी बस 2 हटा देना। अगर एक साइड से डिस्टेंस निकालनी हो, जैसे बी से ए पूछ दिया जाए या फिर ए से बी केवल पूछ दिया जाए, तो आप क्या करेंगे, 2 हटा दीजिए बस, और कुछ भी नहीं करना है। अब अगर इतनी सी बात आपको याद हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा टास्क था। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों की आपके पास स्पीड अवेलेबल है, तो दिस इज 2 इंटू 10 13, सही। x प्लस वाई दोनों को जोड़ लीजिए, 23 हो जाएगा। देखो डिजिट उसी हिसाब से दिए जाते हैं कि अगर आप अप्रोच सही लगाएंगे तो जवाब गलत होना ही नहीं। 23 से कटाना है कितनी बार में, 2 बार में, तो बचा ही क्या आपके पास, 10 दुना 20 और 20 का 26, ठीक है, ये 26 लिखा हुआ है। 13 दुना 26, तो 26 दुना हो जाएगा 52, दिस इज 520। बोथ है ये, ध्यान रखना ये बोथ है, दोनों तरफ। क्या अगर एक तरफ का पूछ देता तो हटा देते, एक तरफ से निकल जाता, ये दोनों तरफ से। क्वेश्चन में उसने यही पूछा था कि बताइए, क्योंकि 46 आवर्स जो टाइम लगा है वो दोनों तरफ से लगा है, तो जब दोनों तरफ से लगा है और स्पीड भी आपने दोनों तरफ की उठा रखी है, एक अप स्ट्रीम की एक डाउन स्ट्रीम की, तो जाहिर सी बात है जब स्पीड दोनों तरफ की है, टाइम दोनों तरफ का है, तो डिस्टेंस भी दोनों तरफ की आएगी। ये हो गई बात। इस तरीके से बस इतना सा करना था, लॉजिक ये लगाना था, और हार्डली 25-30 सेकंड में ये भी लग जाता। कुछ भी नहीं, आज के मॉक के जितने भी क्वेश्चंस थे सारे आपको आधी काम बेटा ओरली करने थे, 30-30 सेकंड में उड़ा लेने थे। अब आप लोग अपने अपने मार्क्स मुझे कल बताएंगे अच्छे से कितने कितने आए सबके। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, लिखा है डिफरेंस एट अ स्टूडेंट इंटरेस्ट रिसीव्ड व्हेन अ सम इज इन्वेस्टेड ऑफ 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। कोई पैसा है उसको इन्वेस्टमेंट किया जाता है, प्रिंसिपल कितना है ये नहीं पता, कह रहा है 15% पे 15% सिंपल इंटरेस्ट पे 2 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया, ठीक है, बहुत अच्छी बात। कह रहा है एंड द इंटरेस्ट रिसीव्ड व्हेन दैट सम इज इन्वेस्टेड इज 20%, वही प्रिंसिपल सेम, कितना मुझे नहीं पता। कह रहा है इसमें 20% पर एनम 1 ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली इज ₹432। अब मेरी बात समझना, अगर जो इंटरेस्ट हाफ ईयरली है तो जो रेट दे रखी है उसको हाफ कर दीजिए, यानी 20 की जगह 10 ले लीजिए, 10% CI, और टाइम में कर दीजिए 1 साल के लिए कह रहा है, तो टाइम को डबल कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई, 2 साल हो गया बस। और दोनों के इंटरेस्ट का आपके पास डिफरेंस है। सिंपल इंटरेस्ट अगर 15% से 2 साल का 30% हो जाएगा, ओरली सिखा रखा है, 2 ऑल डैट आर स्क्वायर लगाओ जो बताया था क्लास में,
उससे लगाओगे तो ये आएगा 21%। दोनों के बीच का डिफरेंस 9%। 9% की वैल्यू आपके पास गिवन है कितनी? 432, 442 रुपए। आपको बताना है प्रिंसिपल बताइए। प्रिंसिपल आप बता लीजिए, दोनों में सेम प्रिंसिपल है, यानी 100% की वैल्यू 100 इंटू 432। बस बड़े आसान सी चीजें, प्यारे प्यारे सोल्यूशन, प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट। सही, 9 चौके 36, 9 अठे 72 कर दो, जवाब आ गया 48। बिल्कुल आधी की आधी चीजें दिमाग में और जवाब स्क्रीन पे 4800 हो जाएगा। खत्म हो गई बात। सही, चलो थोड़ा अगर कुछ अच्छा लगा मुझे तो यही एक क्वेश्चन अच्छा लगा। क्वेश्चन नंबर 20, इसको देखो सब लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 20, ये भी मैंने आपको क्लास में करा रखा है, बल्कि इससे टेढ़े क्वेश्चन करा रखे हैं। बस वो बात है कि जो इसमें लिखा है वो आपको याद होना चाहिए। इसमें एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट लिखा है। इसमें लिखा है इन एन एग्जामिनेशन ओनली 2 कैंडिडेट P got 50% लेस वोट देन Q। अब जरा समझ, दो कैंडिडेट हैं P और Q। P और Q दो कैंडिडेट हैं। कह रहा है P को Q से 50% कम मिलता है। 50% कम मिलने का मतलब अगर Q से इसको 50% कम वोट मिल रहा है तो इसका मतलब इसको अगर 2x मिल रहे हैं तो इसको 1x मिलेगा। 50% 2 का 1 हो जाएगा। कह रहा है देखो 50% P को Q से कम वोट मिल रहा है, ये बात खत्म। इसके बाद की जो बात है वो बात अलग है। लिखा है had got 200 वोट लेस देन रिजल्ट वुड हैव बीन टाई। ये कंडीशन होती है। टाई की कंडीशन हमने कई बार का समझाया, आपको क्लास में ही बताया है कि जब बात क्वेश्चन में टाई की आती है तो वोटों को बराबर करना पड़ता है। वो कंडीशन ये कह रहा है कि अगर Q को 200 वोट कम मिलते तो अभी तो Q के पास 2x है। बात को समझना, अगर Q के पास 2x वोट हैं तो ये कंडीशन है कि अगर इसको 200 वोट कम मिलते तो टाई की कंडीशन ये कहती है कि बेटा अगर इसको 200 वोट कम मिलेंगे 2x माइनस 200 हो जाएंगे फिर इसके वोट। तो जस्ट अपोजिट वाले बंदे को, जो दूसरा इंसान होगा, उसकी 200 वोट बढ़ाने पड़ते हैं। आप अपनी कॉपी उठाएंगे तो जहां मैंने टाई के क्वेश्चंस कराए हैं वहां आपको देखेंगे तो यही मिलेगा। और जब आप इसके बढ़ाएंगे तो 1x प्लस 200 हो जाएगा। इसके बढ़ा के और ये दोनों आपस में क्या कर देते हैं, बराबर। जैसे ही आप इन दोनों को बराबर करेंगे तो 2x में से ये हटा देंगे तो कितना हो जाएगा x, और आपके पास 200 200 मिलकर हो जाएगा 400। यानी x की वैल्यू आपके पास आ गई 400। राइट, जैसे ही x की वैल्यू 400 आई तो उसने पूछा व्हाट इज द 8 टाइम ऑफ द नंबर ऑफ टोटल पोल्ड वोट। पोल्ड वोट का 8 टाइम बताना है तो कोई बड़ा टास्क नहीं। एक वोट ये पाया था, ठीक है, देखना सब लोग। एक वोट 1x इसका था और 2x इसका था। तो टोटल पोल वोट, बिकॉज इनवैलिड वगैरह तो कुछ भी नहीं कहीं लिखा है, टोटल पोल वोट देखोगे तो टोटल पोल्ड वोट आपके पास होंगे 3x। राइट, 3x और x की वैल्यू है 400 तो हो गए हमारे पास 1200। और 1200 नहीं बल्कि इसका 8 टाइम कहा था बताने को, तो आंसर हो जाएगा 12/96, 9600। बड़ा प्यारा सा सवाल और उससे प्यारा सा जवाब। केवल बात ये समझ लेनी थी कि टाई की केस में दोनों के दोनों नंबर्स आपस में इक्वल होते हैं। क्लियर, दोनों के वोट आपस में इक्वल होते हैं। एक को आप कम करेंगे तो दूसरे को बढ़ाना पड़ेगा, और अगर दूसरे को बढ़ाएंगे तो पहले को कम करना पड़ेगा। बस इतनी सी बात है। आओ और देखते हैं क्वेश्चंस कौन कौन से आपके लिए निकाल रखा मैंने। क्वेश्चन नंबर 21 देखो। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक, 21 नंबर क्वेश्चन देखो सब लोग। 21 नंबर क्वेश्चन भी ऐसा था कि बिना कलम के उड़ा लेते। कह रहा है अ पेन वाज मार्क्ड अप बाय 50% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। तो सीपी से उसकी एमआरपी, सीपी से एमआरपी 50% ज्यादा है। 50% मतलब अगर ये 2 है तो ये 3। ठीक, कह रहा है कि अलाउ अ डिस्काउंट 100 रुपीज ऑन मार्क प्राइस एंड स्टिल अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 100 रुपीज। देखो आप एक बात बताओ, समझना, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सब लोग मैं कई बार बताया हूं बट आपको रिवाइज करा दूं इसलिए कि पेपर आसान है, समय है हमारे पास भी, तो मैं सोचता हूं चलो कहीं से कुछ सीख जाओ। एक छोटी सी कॉन्सेप्ट हमने आपको कई बार बता रखा है
कि बेटा एक होता है मार्केट में सेलिंग प्राइस, हमेशा सब लोग यही पूछते हैं कोई सामान कितने का मिल रहा है, कोई ये नहीं पूछता कितने का उसको पड़ा या उसकी एमआरपी कितनी है। सब लोग जनरली ये पूछते हैं बताओ कितने का मिलेगा। मतलब हर बार एक इंसान जानना चाहता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जब आप जाते हैं दुकानदार के पास तो वो आपको दिखाता है एमआरपी, एमआरपी पे डिस्काउंट लगा के माइनस करते हो डिस्काउंट की वैल्यू, तो सेलिंग प्राइस बन जाता है। आप इस सेलिंग प्राइस पे लेके सामान घर चले आते हो। तो दुकानदार क्या करता है, उस दिन घर पे पनीर बनवाता है। पनीर क्यों बनवाता है? क्योंकि आप सामान लेके गए डिस्काउंट पे, आप तो खुश हो गए, पनीर आप भी खा रहे हैं, लेकिन आप डिस्काउंटेड पनीर खा रहे हैं, समझ रहे हैं। और वो इसलिए खाता है कि जिस कीमत पर आप सामान लेकर गए हैं उसने प्रॉफिट कमा लिया। ठीक इधर से वो प्रॉफिट की गणना करता है। यानी सीपी की तरफ से एसपी और एमआरपी की तरफ से एसपी दोनों आपस में इक्वल होती, राइट। सीपी की तरफ से एसपी और एमआरपी की तरफ से एसपी दोनों आपस में इक्वल होती हैं। तो पिक्चर क्या है जरा समझ। पिक्चर सिर्फ इतनी सी है कि हमने यहां लिखा सीपी, इसका जो फॉर्मेट है सोचने का वो ये था कि हमने लिखा यहाँ सीपी, सीपी से दुकानदार प्रॉफिट रखेगा तो एसपी बनाएगा, और कस्टमर क्या करेगा, यहां देखेगा एमआरपी और एमआरपी पे डिस्काउंट लगाएगा, ठीक, तो एसपी पे आ जाएगा, और दुकानदार प्रॉफिट लगाएगा तो एसपी पे आ जाएगा। तो क्वेश्चन में उसने ये कहा था कि प्रॉफिट जो दुकानदार कमाता है वो 100 रुपए कमाता है, ठीक है, 100 रुपीज। डिस्काउंट जो मिलता है वो मिलता है कस्टमर को मिलता है कितना, 100 रुपए का, ठीक। सीपी अगर सामान की दो थी, सीपी सामान की दो सीपी थी, तो उसको उसने बढ़ा के एमआरपी बना दिया तीन एमआरपी बना दिया। तो 2 से 3 तक की जर्नी अगर आप करेंगे तो 1 यूनिट की यात्रा मिलेगी आपको, सही। जबकि सीपी से एमआरपी अगर आप इधर से चलेंगे तो 100 ये चलना पड़ेगा, 100 ये चलना पड़ेगा, यानी टोटल चलना पड़ेगा 200, राइट। अब आप उसी बात को बोलिए कि सर 1 यूनिट की वैल्यू है 200, 1 यूनिट की वैल्यू ही बोल दो 200 है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 200 है मेरे भाई, तो सेलिंग प्राइस ऑफ अ पेन पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस बताना है। 1 यूनिट 200, तो 2 यूनिट चीकू भैया हमारे स्टूडियो में बैठे हैं, 2 यूनिट ये बता दिए कि सर जी 400 होगा। 400 अगर सीपी है, 100 रुपए का प्रॉफिट रखा है, तो बिना कलम के जवाब था यार कितना, 500 रुपए। इधर से नहीं मन कर रहा है तुम इधर से निकाल लो। 3 यूनिट कितना हो जाएगा एमआरपी की तरफ से, 600, 100 रुपए का डिस्काउंट कर दो तब भी पा जाओगे एसपी। देखो दोनों तरफ से एसपी सेम आई, 500 रुपए, 500 इधर से भी, 500 इधर से भी। देखा आपने, सोचने वाली केवल बात थी कि बीच में एक है एसपी, एसपी से डिस्काउंट लगा के एमआरपी, एसपी से प्रॉफिट लगा के सीपी। तो सीपी से एमआरपी के बीच की जो डिस्टेंस है वो 200 दिख रही है, 100 इधर और 100 इधर, सही। 1 यूनिट की वैल्यू 200, तो खेल गए सीधा, ना कोई एक्स लेना ना कोई वाई लेना था, बस दिमाग दौड़ा लेना था, इजिली आंसर आ जाता, ठीक। चलो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, हर बार मिक्सचर एलिगेशन से क्वेश्चंस बनते ही हैं। कह रहा है एक कंटेनर में 120 लीटर ऑफ मिक्सचर मिल्क एंड वाटर, 120 लीटर का कंटेनर है, 120 लीटर का कंटेनर में मिल्क और वाटर ये दो चीजें हैं कंटेनर में। कह रहा है 20 लीटर वाटर है। अब बताओ अगर 20 लीटर वाटर है तो इसका मतलब 80 लीटर उसमें मिल्क होगा, और 20-80 का रेशियो आप अगर लिखना चाहें तो 4:1 हम लिख सकते हैं, सही। 20 और 80 ही तो होगा ना, तो 20-80 तो बढ़िया ही। तो 20 लीटर इन विच क्वांटिटी ऑफ वाटर इज 20 लीटर। एक मिनट रुक जाइए जरा, इसको सही कर लेते हैं। 120 है, 120 लीटर में मिल्क और वाटर, एक लिख ही लो ना, तुम्हें ना आए समझ। 20 लीटर इन विच क्वांटिटी ऑफ वाटर इज 20 लीटर, तो वाटर 20 लीटर का है तो मिल्क हो जाएगा, अच्छा 120 था वो मेरे दिमाग में 100 आ रहा था, तो ये हो जाएगा 100। रेशियो बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 1, 5 और 1 हो जाएगा, ठीक। 36 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट, इसमें से 36 लीटर निकालना है, मिलाना बाद में, पहले निकाल लो।
36 लीटर अगर हम इसमें से निकाल देंगे तो आपको भी पता है मिलाने से पहले आपके पास जो बचेगा वो 5:1 ही बचेगा। अब मिला लो, कह रहा है 6 लीटर ऑफ मिल्क एडिड, मिल्क मिलाना है 6 लीटर, तो मिल्क को मिल्क में मिला दो, यहाँ 6 लीटर मिल्क मिला दो। 6 लीटर मिल्क मिलाने के बाद उसने ये बोला देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज व्हाट परसेंट अप्रोक्सीमेटेड, लिखा है तो और आसान है, लेस देन दैट ऑफ मिल्क इन फाइनल मिक्सचर, ये पूछ रहा है। ठीक है, आप मुझे एक बात बताइए छोटी सी, 120 पूरा कंटेनर था, 120 में से आपने 36 लीटर तो निकाला है, ठीक है, 36 लीटर निकाला है, तो जब 120 में से 36 लीटर आप निकालेंगे तो आपके पास बचेगा कितना, 4 हो जाएगा, ठीक, और 8 हो जाएगा, 84 बच जाएगा। 84 लीटर आपके पास मिक्सचर बचेगा जो कि 5:1 के रेशियो में होगा। तो 6 यूनिट की वैल्यू आप कह सकते हैं 84, तो 14 चौके 84, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 14, सही हो गई बात। 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 70 लीटर ये, और 1 यूनिट ये 14 लीटर। अब कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आप मिल्क मिला रहे हो तो वाटर त्यों का त्यों रहेगा, वाटर फाइनल मिक्सचर में अभी भी 14 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। 6 लीटर आपने इसमें मिल्क मिलाया है तो ये हो गया 76 हो गया। और आपसे यही वो पूछा था कि बताओ कि ये जो फाइनल मिक्सचर बन के आ रहा है, इस फाइनल मिक्सचर में क्वांटिटी ऑफ वाटर इज व्हाट परसेंट मोर आर लेस अप्रोक्सीमेटली, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि मोर आर लेस दैट ऑफ मिल्क, मिल्क से ही बताना है फाइनल मिक्सचर, तो इससे ये कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है, सीधा सीधा दिख रहा है कम है, तो परसेंट लेस देन लगा दो यहां से, परसेंट लेस देन कितना कम है, 76 में से 14 माइनस कर दो तो दिस इज 62 हो जाएगा ये। और फाइनल मिक्सचर में मिल्क की मात्रा इतनी इंटू 100, जैसे ही आप काटे पीटेंगे ये अप्रोक्सीमेटेड 82% के आसपास आ जाए, ये फाइनल है 82% के अंदर। कई बार ये पैटर्न मैंने आपको पढ़ाया है, आराम से लगाइए। मैंने आपसे ये भी कहा है कि मिक्सचर एलिगेशन लगाते टाइम कि इस अप्रोच को सीखो, 90% क्वेश्चन इस टेक्निक से लग जाते हैं, सही। और अगर एग्जाम में 90% की गारंटी है, अगर 10% में फंस रहा है तो फिर छोड़ के हट जाए, कोई मतलब नहीं है उसको, फिर दूसरी तरफ जाना, बिकॉज मिक्सर एलिगेशन निकालना मिलाना ये लफड़े वाला काम है। तो 90% की अप्रोच हम लोग रखते हैं, 10% पे रिस्क चलता रहता है बेटा, वैसे भी 100% पेपर नहीं करना है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं। ये बड़ा आसान सवाल है 23, ये मैंने सेलेक्ट नहीं किया है आपके लिए, इसको आप खुद से लगाएंगे। 24 देखो, थोड़ा सही सवाल है, 24 नंबर क्वेश्चन देखो आप, अच्छा क्वेश्चन है ना। पाइप ए एंड बी कैन टुगेदर फिल हाफ टैंक ऑफ अ टैंक इज 7 आवर्स, आधी टंकी भर रहे हैं वो 7 घंटे में। अब अगर आधी टंकी वो 7 घंटे में भर रहे हैं तो पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा, ए और बी को पूरी टंकी भरने में 14 घंटे लगेंगे, आधी टंकी 7 घंटे में, पूरी टंकी 14 घंटे में। सी कैन एम्पटी 40% ऑफ सेम टैंक इन एक्स आवर, छोड़ दो इस लाइन को, अभी छोड़ दो, चाहे तो बीच में ले सकते हैं लेकिन थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दो। व्हेन ऑल द 3 पाइप ओपन टुगेदर इन सेम टैंक दैट इज कंप्लीटली फिल्ड बाई ऑल द पाइप, का मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी और एक तीसरा पाइप है उसको मैं माइनस सी लिख रहा हूं बिकॉज वो एम्पटी करने वाला है। तो जब हम तीनों को चलाते हैं तो टंकी भरती है 26 से ही 1/4, ये हमने लिख रखा है। तो 26 से 1/4 का मतलब हो गया कि 104, 105/4, 105/4, ठीक है, 105/4, तीनों मिलकर 105/4 में इसको टंकी को भर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। अब आप आइए इसका जरा एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम लेंगे तो जब भी कभी फ्रैक्शन के साथ सीधे नंबर का एलसीएम लेना हो, सिर्फ न्यूमरेटर के ले लो। 14 और 105 का एलसीएम लेना है, डिजिट बड़े हैं, परेशान नहीं होना है, ऐसे लिख 14 इंटू 105, ये अप्रोच सीखना, टाइम बचाना है, समझ रहे हो। ये टोटल कैपेसिटी आपको मिल गई, समय बचाना है। एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी, ए और बी की एफिशिएंसी 14 से भाग देंगे तो 105, और ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी आप करेंगे तो जब आप इस नंबर को 105/4 से भाग देंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा,
105 से 105 कटने की वजह से 14 चौके हो जाएगा 56, 56। तो हमने देखा, देख हमने देखा कि ए बी सी यानी दो भरने वाले नल और एक खाली करने वाले नल, इसकी जो 1 घंटे की वर्किंग आ रही वो आ रही है 56 यूनिट भरने की। डेटा पॉजिटिव है भरने की, राइट। ये 1 घंटे में इतना भर सकते हैं, ये एफिशिएंसी इसकी और ये एफिशिएंसी इसकी, जिसमें से ए और बी 1 घंटे में भर सकते हैं बेटा 105। तो आओ जरा देखो सी 1 घंटे में कितना भर सकता है। अगर हम लोग निकालना चाहें तो सी की एफिशिएंसी जो आ रही है 1 आवर की, वो 56 में से आप 105 को माइनस करें, राइट। तो माइनस सी की जो वैल्यू आएगी 105 को जब आप माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा पता है, 8 6 14 यानी 49। अब जो ये तीसरा नल है वो 1 घंटे में 49 यूनिट पानी को खाली कर सकता है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये पूरी टंकी को कितनी देर में खाली करेगा, कंप्लीटली। कंप्लीटली कितनी देर में खाली करेगा सी। और अगर हम ये जानना चाहते हैं तो हमारे पास टंकी की जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी है ये। तो आपने क्या किया, 14 105 को डिवाइड कर दिया 49 से, इतनी देर में पूरा का पूरा खाली करेगा। दिस इज टोटल आवर्स आएंगे खाली करने के सी के, सही। कोई दिक्कत, देखो हमने अभी कहीं कोई काटा पीटा नहीं मचाया है, ऐसे ही रहने देते हैं। अब उसने ये जो बीच वाली लाइन बोली थी ना, अब चिपका दो, जल्दी लगेगा, चिपका ये दो। वो कह रहा है कि सी कैन एम्पटी 40% टैंक, 40% ऑफ द सेम टैंक इन एक्स आवर। 40% का मतलब होता है, समझिए 40% का मतलब होता है 2/5, 2/5 अगर एक्स आवर्स में खाली कर रहा है, ठीक। तो पूरी टंकी को खाली करने में, कंप्लीटली टंकी को खाली करने में 5x/2 आवर्स लगेंगे, सही हो गई बात। और यह भी तो पूरी टंकी को खाली करने का टाइम है, तो ये दोनों ही आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। दिस इज इक्वल टू 5x/2, राइट। ये हो गया अपने पास सीधा सीधा हिसाब, ठीक। अब अगर हम इसको काटे 7 के पहाड़े से 7 बार, 7 के पहाड़े से 2 बार, 7 के पहाड़े से ये 7 एकम 7, 7 पचे 35, तो 5 के पहाड़े से ये काट लो 3 बार, 3 दूना 6, और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे। एक्स की वैल्यू पूछा था और एक्स की वैल्यू आ जाएगी 12। थोड़ा अच्छा सवाल था आज का, थोड़े दिमाग पे लोड के लिए डालने के लिए अच्छा क्वेश्चन था। एक बार आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा सकते थे। 12 आवर्स इस सवाल का बढ़िया सवाल। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन हो, कोई खाली करने वाला पाइप हो ना, उसी की एफिशिएंसी निकाल लो, क्योंकि बीच में एक्स रख लोगे तो वो पूरी कैलकुलेशन में घूमता रहेगा घूमता रहेगा। और अगर थोड़े भी कॉन्सेप्ट लूज है तो वो कहीं जाके क्वाड्रेटिक बना दे या कोई लफड़ा हो जाए, तो उससे बेटर है कि आप उस डिजिट से बचे, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर क्वेश्चन देखो, 25 देखो, लिखा है एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 30 ईयर। अगर ए और बी की प्रेजेंट एज, ए और बी की प्रेजेंट एज 30 है, तो ए प्लस बी की प्रेजेंट एज का सम 30 होने की वजह से 60 हो जाएगा, 60 ईयर हो जाएगा दोनों की। सी इज 4 ईयर ओल्डर देन ए। सी जो है ए से, प्रेजेंट की ही बात है, सी जो है ए से 4 साल बड़ा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है 4 years अगो रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड सी इज 3:4। 4 साल पहले सी और ए का, ए टू सी दिया है, ए और सी का जो रेशियो है 3 और 4, ये 4 साल पहले का है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। 4 वर्ष पहले, अगर 4 साल पहले, आप मुझे एक बात बताइए कि कोई मुझसे आज 4 साल बड़ा या छोटा है, तो आज से 10 साल पहले भी 4 साल बड़ा छोटा था, आज भी बड़ा छोटा है, और आज के 10 साल बाद भी 4 साल ही बड़ा छोटा रहेगा। उसने कहा था कि ए और सी की एज का जो डिफरेंस है वो 4 साल है प्रेजेंट में। 4 साल पहले की बात यहां दे रखा है, तो आज भी डिफरेंस उतना ही होगा, यानी डिफरेंस आया 1 का, जो कि वैल्यू है किसके बराबर, 4 यूनिट, 4 साल के बराबर। तो 3 का मतलब हो गया 12, ठीक, 4 का मतलब हो गया बेटा 16।
ये जो 12 और 16 एज आई है ए और सी की, ये आई है 4 साल पहले की। अगर मैं इसमें 4 जोड़ूंगा तो ये हो जाएंगे 16 के, इनमें 4 जोड़ूंगा तो ये हो जाएंगे करंट में 20 के। ये इनकी आ गई दोनों की प्रेजेंट एज। आपसे पूछा था बताइए 5 वर्ष बाद ए बी और सी की आयु का योग कितना होगा। 5 साल बाद बताना है। आज ए कितने का है, आज बी कितने का है, या आज ए के साथ बी, ए बताना है ना। आज ए है 16 का, समझना ध्यान से। ए प्लस बी प्लस सी अगर हम आज का बना लें तो हम बाद का भी निकाल लेंगे। आज ए है 16 का, ये निकाला ना हमने, ए है आज 16 का। आज बी कितने का है जरा समझना। अगर ए और बी की प्रेजेंट एज का सम 60 था, ए अगर आज 16 का है, सही, तो बी कितने का हो जाएगा, 16 में से घटा दो, ये हो जाएगा कितने का, 44 का। ठीक, 44 का आज हो जाएगा 20। आज सी कितने का होगा, सी की प्रेजेंट एज है 20। तो आज की डेट में यानी प्रेजेंट में ए बी सी के तीनों का सम कितना हो जाएगा, अगर हम इसको जोड़ें 6 4 10, एक 4 2 6, 6 और 1 7 और 1 8, ये प्रेजेंट का सम आया। आपसे पूछा है 5 साल बाद। 5 साल बाद जानने का मतलब ये हुआ कि इस टोटल में 15 जोड़ दीजिए। 15 क्यों जोड़ दीजिए कि 3 पर्सन है। 5 साल बाद मतलब 5 साल इसकी भी एज बढ़ेगी, 5 इसकी भी बढ़ेगी, 5 इसकी भी बढ़ेगी, तो 15 ऐड कर दीजिए, जवाब हो जाएगा 15 ऐड करने पे 95 ईयर। राइट। एट द एग्जाम क्वेश्चन, इस तरीके के आपको क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे क्लर्क के पेपर में बेटा। ये आगे पीछे करना, एज बढ़ाना, एवरेज एज बढ़ाना, एवरेज का मल्टीप्लाई करना, ये आता रहेगा। सही, तो ये एक बेहतरीन सी अप्रोच थी, आराम से लगा सकते थे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद आगे जो आपके पास दिया है क्वेश्चन नंबर 26 से 30। क्वेश्चन नंबर 26 से 30, एक ये बड़ी बेसिक सी कैसलेट थी, पता नहीं आप लोग बनाए नहीं बनाए। बड़ी बेसिक सी कैसलेट थी, कुछ भी नहीं करना था, पढ़ लेना था और फ्रेम कर लेना था बस, और सीधे सीधे क्वेश्चन उठा के लगा लेने थे। कुछ भी नहीं था, मैं डिकोड करके छोड़ दे रहा हूँ। ये देखो मैंने क्वेश्चन मार्क भी कर रखे हैं, एकदम इजी इजी क्वेश्चन है, सीधा सीधा डेटा उठाना है और लगा। राइट, मैं इसको डिकोड कर दे रहा हूँ। आप देखो 3 क्लास है, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। आपको कुछ भी नहीं करना है, पढ़ते जाना था, लिखते जाना था। आप भी अपने पास 3 क्लास बना लीजिए, क्लास ए, ठीक है, दूसरा बना लीजिए आप क्लास बी, और तीसरा बना लीजिए क्लास सी। 3 क्लास हैं, अपनी सुविधा अनुसार कैसे भी बना लीजिए, ये आपके पास 3 क्लास। एक एक क्लास को पढ़ना है, बनाते जाए। लिखा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्लास ए की बात मैं कर रहा हूँ, टेस्ट पेपर आप उठा के देखिएगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आर 90। क्लास ए में जो टोटल स्टूडेंट है वो 90 है, तो हमने यहाँ रख लिया 90 बजे, टोटल 90 है। 30 स्टूडेंट आर इन एक्स ग्रुप, और रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप वाई एंड जेड इज 1:2, यानी हर क्लास में 3 ग्रुप है, एक्स वाई और जेड। तो आप भी लिख लीजिए अगर आपको पढ़ के लगा। मैं अच्छे से डिकोड कर दे रहा हूँ, फिर आप क्वेश्चन लगा लेना सारे, छोड़ना नहीं, आसान क्वेश्चन है इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ बेटा। तो एक्स में कह रहा है कि टोटल जो बच्चे हैं वो है 30, तो हमने लिखा कि एक्स के टोटल बच्चे हो गए 30। अब बच्चे बचे कितने, 90 माइनस 30, 60 बचे, और इनका रेशियो 1:2 ये दे रखा था। तो 3 बराबर 60 होने से 1 बराबर, यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएंगे 20 और यहाँ हो जाएंगे 40। ये क्लास ए हो गई डिकोड, ये समझ गए आप, क्लास ए हो गई डिकोड, कुछ भी नहीं करना। ठीक, क्लास बी को देखो। क्लास बी में उसने लिखा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आर 80, बी में टोटल बच्चे हैं 80। ठीक है, इसमें भी एक्स वाई जेड 3 ग्रुप है, एक्स वाई और जेड, ये हमने 3 ग्रुप बना दिए। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। उसने बोला कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप एक्स वाई जेड 853, 853 ये रेशियो है। तो आप देख रहे हैं 8 5 13, 13 और 3 हो जाएगा 16।
16 यूनिट की वैल्यू 80, एक यूनिट 5 होने से ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 25, ठीक, और ये हो जाएगा 15। ये भी डिकोड हो गई, इसमें भी कुछ भी नहीं, ये भी बड़े प्यार से हम लोगों ने इसको डिकोड कर लिया, कुछ भी नहीं था इसमें भी। अब क्लास सी को पढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप वाई, इसमें भी 3 ग्रुप बना लीजिए। टोटल का बॉक्स छोड़ दिए, जैसे लिखा है पहले वैसे लिख के ये 3 ग्रुप बना लीजिए, एक्स वाई और जेड, 3 ग्रुप बना लीजिए। ठीक है भाई, बिल्कुल शानदार, ठीक। अब उसने बोला कि ग्रुप वाई के द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप वाई आर हाफ ऑफ द दैट ऑफ ग्रुप एक्स। ग्रुप एक्स जो वाई में स्टूडेंट्स हैं वो एक्स के आधे, एक्स के आधे हैं वाई में, ठीक है, एक्स में जितने हैं वाई में आधे हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप एक्स of class C are 20 more than that in group X of class A. A में X में जितने बच्चे हैं, देखना भैया जरा ध्यान से, तीसरे वाले को थोड़ा थोड़ा घुमाया गया। A में जितने बच्चे हैं इससे इससे ये बच्चे 20 ज्यादा है, 20 ज्यादा है, यानी यहां हो जाएंगे 50। फिर उसने ये बोला था कि जितने X में हैं Y उसके आधे, यानी ये हो जाएंगे 25। ठीक, एक लाइन और कहीं पढ़ ली जाए, लिखा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप जेड ऑफ क्लास सी आर 20% लेस देन द ग्रुप ऑफ एक्स ऑफ सेम क्लास। एक्स एक्स में जितने हैं उसके 20% कम, तो एक्स में हमारे पास है टोटल 20, 50, 50 से 20% कम कर दो, 20%। अब अगर 20% हम लोग कम करेंगे तो 50 का 20% 10 होता है, 10 कम करोगे तो यहाँ बच्चे आ जाएंगे 40, सही। तो 40 और 50 और 40 मिलकर हो गया 90, 110, 110 और 5 115 टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास सी, 115। ये टोटल डिकोड इसको हुआ। जो थोड़ा बहुत लोड हमें लगा आपके हिसाब से वो ये लगा क्लास सी में हल्का सा था, बहुत लाइट हल्का सा टच था कि एक बार आप इधर उधर के भी डेटा को घुमा लें। और ऐसे मिक्स इसलिए कराया जाता है ताकि अगर कहीं उधर डिकोड गलत हुई होगी तो उसके हिसाब से आप इधर गलत भरेंगे, फिर क्वेश्चन लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाते हैं, इसलिए ऐसे इनको रिलेट कर दिया है। सही है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे। मैं एक क्वेश्चन देखो आपको दिखा भी दूं, लिखा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप वाई ऑफ ऑल द क्लास। तो वाई के चाहिए सबके, तो सबके अगर वाई चाहिए, क्वेश्चन नंबर 26 अगर आप सॉल्व भी कर रहे हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन है, आप करेंगे मुझे भरोसा है, इजिली आप करके कॉपी पे लिख दिए। सबके वाई चाहिए, इसके हैं 20 और इसके हैं 25 और इसके हैं 25, राइट। तो 25 25 50 होकर 20 और जोड़ देंगे, 70 हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 70। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 27। सारे क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन इसमें किसी में कोई दम नहीं है, डेटा उठाइएगा, लगा के काट पीट के निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़े, एक इंस्ट्रक्शन अगली डीआई ही थी आपके पास। रीड द डेटा, द बार ग्राफ गिवन बिलो शो द टोटल नंबर ऑफ फ्लैट एंड नंबर ऑफ वेकेंट फ्लैट इन 5 बिल्डिंग। ठीक है, यह भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, यह भी बता दे रहा हूँ आपको। देखो एक बार ध्यान से सब लोग देखो, इसको जरा समझ लेना, इसको भी डिकोड कर देता हूँ आपको। आसान है, बहुत आसान है। अगर थोड़ी भी मुझे लगता बेटा कि मुश्किल है, टफ है, तो मैं जरूर आपको बताता। देखिए, इसमें आपके पास 2 डेटा था, टोटल फ्लैट्स गिवन है। अगर आप ध्यान से इस डीआई को देखेंगे, पढ़े होंगे, तो आपके पास टोटल फ्लैट अवेलेबल है और वेकेंट फ्लैट। तो आप इस डीआई को जब डिकोड करेंगे तो आपको बनाने होंगे 3 कॉलम। अगर आप कॉपी पे इसको बना रहे हैं तो 3 कॉलम आपको बनाने पड़ेंगे। एक तो आप लिख सकते हो टोटल फ्लैट, ठीक है, टोटल फ्लैट। दूसरा, या फिर आप इसको ऐसे देखो, ए बी सी डी है ना, तो आपके पास ए बी सी डी ई, ये 5 फ्लैट हैं, इनके नाम है। इसके बाद
टोटल फ्लैट अगर लिख रहे हो तो लिखना, चाहो तो डायरेक्ट DI से भी लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है एकदम, हलवा कुछ भी नहीं। वेकेंट, अब देखो कुछ चीजें कॉमन सेंस की होती है कि अगर आपके पास टोटल फ्लैट दिया है, वेकेंट फ्लैट दिया है, तो आप बिल्कुल किसी चीज की परवाह ना करें। एक चीज अंडरस्टूड है कि सर कहीं ना कहीं ऑक्युपाइड फ्लैट का भी नाम तो आना चाहिए ना, क्योंकि भैया ये तो होना ही है, ऑक्युपाइड फ्लैट भी तो होने चाहिए। वेकेंट हैं तो भैया अगर खाली हैं तो भरे वाले भी तो होंगे। ये मतलब हमें नहीं पता आगे क्या दिया दिया नहीं दिया, वो एक अलग बात है, एक कॉमन सेंस काम करता है। जैसे एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आप लगाते हो, तो अगर कभी किसी क्वेश्चन को पढ़ रहे हो और उसमें लिखा है पास, तो पास लिखा है तो दिमाग तुरंत दौड़ा लो, कहीं ना कहीं जरूर फेल होगा, फेल होने के साथ साथ अपियर होगा, अपियर होने के साथ साथ सबमिट होगा, समझ रहे? सबमिट होने के साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो ऑन टाइम ना हो, रश इन ट्रैफिक कह सकते हो कि ट्रैफिक में फंस गए, पेपर देने नहीं पहुंच पाए, इतनी कंडीशंस वहां जनरेट हो सकती हैं। जैसे नाम आता है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या है, अगर आप किसी क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं कि इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 1 लाख, ऐसे करके जब पढ़ रहे हैं तो निश्चित तरीके हो सकता है अगली लाइन पॉपुलेशन में 3 चीजें, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, चिल्ड्रन भी हो सकता है ना। स्टूडेंट के कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो निश्चिंत रहो कि आगे अगर कहीं घुमाया है तो बॉयज पे, गर्ल्स पे, क्लास पे अपने आप अंडरस्टूड है, तो हमने बड़े आराम से लिख दिया कि सर ऑक्युपाइड भी होगा। अब जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, आप देखेंगे इसमें ए में, ए में अब 0 से शुरू करके 5 कॉलम है आपके पास, 1 2 3 4 5 कॉलम है, यानी ईच कॉलम जो इसका है, ईच कॉलम जो इसका होगा वो 20 का कंसीडर किया जाएगा, तभी 5 पे 100 होगा, सही। तो 100 200 300 ऐसे करके ये अवेलेबल है अपने पास, ठीक। तो अब आप देखोगे ए में, जरा देख, इसको मैं आपको दिखाता हूं। अगर ए में हम लोग देखें तो ए में टोटल फ्लैट है अपने पास 400, टोटल फ्लैट है बेटा 400 ए में, ए में टोटल फ्लैट है 400, जिसमें से वेकेंट फ्लैट, वेकेंट फ्लैट आप देख रहे हो 100 से ये 3 ऊपर है, 3 ऊपर का मतलब एक कॉलम 20 का होने की वजह से 3 ऊपर 60, 160 हो जाएंगे आपके पास वेकेंट। अब अगर 160 वेकेंट होंगे तो ऑक्युपाइड कितने होंगे आप भी घटा सकते हैं, ऑक्युपाइड घटाएंगे तो 240, 240 ऑक्युपाइड होंगे, सही हो गई बात। चलो बी में देखो, बी में आपके पास जो फ्लैट है ये 400 की लाइन है, इससे 3 ऊपर यानी 460, टोटल फ्लैट है 460, राइट। बी में वेकेंट फ्लैट कितने हैं, ये 100 वाली लाइन, 100 लाइन से एक ऊपर, एक ऊपर का मतलब हो गया 120, 120, तो ऑक्युपाइड कितने हो जाएंगे 340, 340 ऑक्युपाइड हो जाएंगे, सही हो गई बात, ठीक है। 120 तो 340 आपके पास ऑक्युपाइड हो जाएंगे, 460 1 2 3, हाँ बिल्कुल सही है। सी को उठा लो, सी को देखोगे तो ये 400 की लाइन है, 400 से नहीं, ये 500 है, 500 से 2 ऊपर है, 2 ऊपर का मतलब कि 540 ही आपके पास टोटल फ्लैट हो जाएंगे। वेकेंट फ्लैट देखोगे सी में तो ये 100 वाली लाइन ये जा रही है, 100 वाली लाइन से, सॉरी एक मिनट देखना जरा, ये 100 वाली लाइन ये है, 1 2 3 4, 4 मतलब 80, तो ये हो जाएगा 200, 180, 180 हो जाएगा, 180 ये हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा कितना, 4 घटा दो, 14 में से 8 घटा दो, 60 हो जाएगा, और 360 ये आपके पास ऑक्युपाइड हो जाएंगे। तो ऐसे ही बेटा आपको ये पूरा डिकोड करना था, समझ रहे हैं ना, ऐसे इजीली आप इसको डिकोड करेंगे एक एक को देखकर, और क्वेश्चंस बिल्कुल इजी लेवल है इसका, कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताऊं, बस मुझे डिकोड बताना था आपको, मैंने आपको डिकोडिंग बता दी। कि जिन लोगों को ये नहीं समझ में आया होगा कि हमने डीआई अभी तो पढ़ी नहीं, फिर भी हम कैसे लगाएंगे, तो अगर आप डीआई नहीं भी पढ़े हैं कोई दिक्कत नहीं, छोटी छोटी बातें अगर आप सीखते चलेंगे तो एक समय आएगा जब पेपर फिर कभी हम आसान सा कराएंगे तब भी आप आराम से करा लेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन में लिखा है कि नंबर ऑफ वेकेंट फ्लैट इन बिल्डिंग सी एंड डी टुगेदर आर अप्रोक्सीमेटेड व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ ऑक्युपाइड फ्लैट इन बिल्डिंग डी एंड ई टुगेदर। तो बात सही है, कहीं ऑक्युपाइड देगा आपको, देखो ध्यान से देखोगे तो देखो वेकेंट आपको बताने हैं सी और डी के, और व्हाट इज द ऑक्युपाइड फ्लैट बताने हैं डी एंड ई के,
तो सारे डेटा आपने भरी रखा है, यहाँ से उठाएंगे डेटा इजिली आप निकाल लेंगे। किसी का वेकेंट है, किसी का ऑक्युपाइड है। जैसे अगला क्वेश्चन में भी देखो क्या दे रखा है, अगले क्वेश्चन में वो दे रखे हैं कि व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द ऑक्युपाइड फ्लैट। देखो यहाँ ध्यान से, ऑक्युपाइड फ्लैट इन बिल्डिंग ए एंड ई टुगेदर, व्हाट इज द टोटल फ्लैट वेकेंट फ्लैट सी एंड डी टुगेदर। ये कहीं ऑक्युपाइड कहीं वेकेंट, और आपके पास ये पूरे के पूरे ऑक्युपाइड आपने तैयार कर लिए, ये पूरे के पूरे वेकेंट तैयार कर दिए, तो ये आपके पास आराम से क्वेश्चन लग जाएगा। आज एक आसान सा सेशन था, आसान सा टेस्ट था, और आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। संडे को देख के बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही आप हर संडे जुड़े हमसे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर भी किया करें, बताया भी करें कि आप जिस संस्था से जुड़े हैं कुछ तो यूनिक है, और इतनी मेहनत से आपको चीजें दी जाती हैं सिर्फ इसलिए कि आप उस चीजों को दूसरों से शेयर करें, खुद में सीखें। अगर कहीं कोई बदलाव के चांसेस आपको दिख रहे हैं, मेरे सोल्यूशन आपके सोल्यूशन में कुछ नया लग रहा है, सुनकर देखकर समझकर, तो उस चीज को अगले टेस्ट में अप्लाई करें, सही, और बेहतर रिस्पॉन्स पाएं। जितने लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, टेस्ट में सम्मिलित हो रहे हैं, सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।